Hello friends, welcome to our channel, Weekend Class channel, and today we will get started with the third part of the demographic structure of the Indian society of class 12 sociology. Today we will talk about the theory of demographic transition. This theory suggests that population growth is directly linked to overall levels of economic development and that every society follows a typical pattern of development related population growth. हर सोसाइटी में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो सेम नहीं होता है, वो उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के आधार पे निर्धारित होता है। तो जैसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो वो जो सोसाइटी है उसी टिपिकल पैटर्न के पॉपुलेशन ग्रोथ को फॉलो करेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उनकी कल्पना की गई। तो जिसमें फर्स्ट जो है क्या था, लो ग्रोथ। फर्स्ट और थर्ड जो फेज था दैट वाज ऑफ लो ग्रोथ। कैसे? जो फर्स्ट फेज था उसमें बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों बहुत हाई था, लेकिन फिर भी जो बर्थ रेट था वो डेथ रेट से ज्यादा था। तो इस वजह से जो पॉपुलेशन जो थी वो बढ़ तो रही थी लेकिन बहुत धीमे बढ़ रही थी। तो जो रफ्तार थी दैट वाज वेरी स्लो। और सोसाइटी जो है बेसिकली कौन सी थी उस वक्त? अंडर डेवलप्ड सोसाइटी थी। और जो थर्ड जिस स्टेज की बात कर रहे हैं जहां पे फिर से लो पॉपुलेशन ग्रोथ की बात आ रही है, ये एक डेवलप्ड सोसाइटी की ओर इशारा करता है जहां पे डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों जो है इतनी रिड्यूस हो चुकी हैं कि द डिफरेंस बिटवीन देम इज वेरी स्मॉल। इस वजह से बिटवीन दीज 2 स्टेजेस अब एक तीसरी स्टेज है, दैट इज अ ट्रांसलेशनल स्टेज ऑफ मूवमेंट फ्रॉम अ बैकवर्ड टू एन एडवांस स्टेज, जो डेवलपिंग कंट्रीज में ये विशेषकर फाइंड किया जैसे कि इंडिया। एंड दिस सेकेंड स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी वेरी हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। हाई ग्रोथ की बात कर रहे थे, जो कि एक बीच की जो फर्स्ट स्टेज है जहां की अंडर डेवलप्ड सोसाइटी और थर्ड जहां की डेवलप्ड सोसाइटी, और बीच में जो है ग्रोथ जो है वो बहुत हाई होती है। और इस हाई ग्रोथ को हम लोग कभी कभी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के भी नाम से बोलते हैं। ये क्यों होता है? द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हैपेंस बिकॉज डेथ रेट्स आर ब्रॉट डाउन रिलेटिवली क्विकली थ्रू एडवांस मेथड्स ऑफ डिजीज कंट्रोल। क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो बढ़ाई जाती हैं, तो इस वजह से डेथ रेट्स जो है वो ड्रास्टिकली लो हो जाती हैं। बट इट टेक्स लॉन्गर फॉर सोसाइटी टू एडजस्ट टू चेंज एंड अल्टर इट्स रिप्रोडक्टिव बिहेवियर विच वॉज इवॉल्व ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पॉवर्टी एंड हाई डेथ रेट। लेकिन उसी हिसाब से जो बर्थ रेट है वो रिड्यूस नहीं होती है। तो इस वजह से पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है बहुत तेजी से बढ़ता है। तो दिस काइंड ऑफ ट्रांजिशन वॉज इफेक्टेड इन वेस्टर्न यूरोप ड्यूरिंग द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। और वेस्टर्न यूरोप में इस तरीके का ग्रोथ कब शुरू महसूस किया गया था? लेट 19th में सेंचुरी में और अर्ली 20th सेंचुरी में। इसी तरीके से मोर और लेस सिमिलर पैटर्न्स आर फॉलोड इन द लेस डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज दैट आर स्ट्रगलिंग टू रिड्यूस द बर्थ रेट इन कीपिंग विद द फॉलिंग मोर्टेलिटी रेट। और यही हाल भारत का भी है। नाउ वी विल talk about some common concepts and indicators regarding to demographic concepts. अब जनरली जो डेमोग्राफिक कंसेप्ट्स होते हैं दे आर एक्सप्रेस्ड एज रेट्स और रेशियोज, मतलब 2 नंबर के बीच में ये इन्वॉल्व होते हैं। अब इसमें से जो स्टैटिक्स जो प्रोवाइड होती है दैट हैज बीन कैलकुलेटेड फॉर अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, और जो दूसरा नंबर होता है it provides the particular static that has been calculated for a specific geographical administrative unit। मतलब एक geographical administrative area के बीच का वो जो है न्यूमेरिकल प्रोवाइड करता है। दूसरा क्या है? provides a standard unit for comparison। For example, जब हम लोग बात करेंगे बर्थ रेट की, जब बर्थ रेट की बात करते हैं तो बर्थ रेट इज द टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन अ पर्टिकुलर एरिया। अब ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये क्या हो सकता है? एन एंटायर कंट्री, अ स्टेट, अ डिस्ट्रिक्ट, एक टेरिटोरियल यूनिट। अब इसके अलावा अब इसकी जो डेफिनेशन होगी प्रिसाइज, द बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पॉपुलेशन। इसी तरीके से डेथ रेट जो है ये भी एक सिमिलर स्टैटिस्टिक है। तो डेथ रेट क्या है?
नंबर ऑफ डेथ्स इन अ गिवन एरिया ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पर 1000 पॉपुलेशन। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं डिपेंड करती हैं ऑन द रिपोर्टिंग ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स बाय द फैमिलीज इन विच दे अकर। तो इनफैक्ट हर कंट्रीज में, मोस्ट कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, पीपल आर रिक्वायर्ड टू बाय लॉ टू रिपोर्ट बर्थ एंड डेथ इन द अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज, मतलब जो लोकल पुलिस स्टेशन है या प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, और इन केस ऑफ विलेजेस एंड द रेलिवेंट म्युनिसिपल ऑफिस इन केस ऑफ टाउन्स एंड सिटीज। अब इसके बाद आता है रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ये क्या होता है? रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ या ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, इट रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट। मतलब सिंपली इट रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट। व्हेन दिस डिफरेंस इज जीरो, तो ये कहा जा सकता है कि जो पॉपुलेशन है वो स्टेबलाइज हो गई है और इट हैज रीच्ड द रिप्लेसमेंट लेवल। रिप्लेसमेंट लेवल इसका मतलब क्या है कि which is the rate of growth required for new generation to replace the older ones that are dying out. Sometimes societies can experience a negative growth. ऐसे कि कुछ सोसाइटीज हैं जो एडवांस सोसाइटीज हैं, यूरोपियन सोसाइटीज, दे आर एक्सपीरियंसिंग नेगेटिव ग्रोथ रेट, मतलब देयर फर्टिलिटी लेवल्स आर बिलो द रिप्लेसमेंट रेट। की कुछ एग्जांपल्स हैं जापान, रशिया, इटली और ईस्टर्न यूरोप की कुछ एक कंट्रीज। On the other hand, some societies experience very high growth rate, particularly when they are going through the demographic transition. तो कहाँ एक बार हम लोग देख रहे थे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का जो एक चल रहा था हिसाब किताब, और एक और जो है बहुत ही रिप्लेसमेंट लेवल पे आ गई है पॉपुलेशन, और जो इवन जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो नेगेटिव में चली गई है। अब बात करते हैं फर्टिलिटी रेट की। व्हाट इज फर्टिलिटी रेट? It refers to the number of live births per 1000 women in the child bearing group. Child bearing group मतलब जब तक कि वो बच्चे पैदा करने की क्षमता रखती हैं। अब इसका जो लिया जाता है, it usually its value is taken between 15 to 49 years. ये child bearing group माना जाता है। But like the other rates discussed on the previous age, it is a crude rate. It is rough average for an entire population and does not take account of the differences across age groups. अब जो differences across age groups can sometimes be very significant in affecting the meaning of indicators. That's why demographic also calculates age specific rule. अब बात करते हैं total fertility rates. इसी वजह से हम लोग total fertility rate को भी काउंट करते हैं। तो total fertility rate क्या होता है? It refers to the total number of live births that a hypothetical woman would have given if she lived through the reproductive age group and had the average number of babies in each segment of this age group as determined by the age specific fertility rates for that specific area. अब इसको और तरीके से कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो एवरेज नंबर ऑफ बर्थ्स है टू अ कोहोर्ट ऑफ वुमेन up to the end of the reproductive age period. अब ये किस पे एस्टिमेट किया जाता है? ये एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एज स्पेसिफिक रेट्स ऑब्जर्व ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। अब इसके बाद हम लोग आते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज द नंबर ऑफ डेथ ऑफ बेबीज, जो न्यूबॉर्न चाइल्ड होते हैं, बिफोर दे अटेन द एज ऑफ 1 ईयर। मतलब 1 साल के पहले जो है बच्चे अगर मर जाते हैं पर 1000 लाइव बर्थ पे, तो ये जो संख्या होती है इसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और भारत में मोर्टेलिटी रेशियो की रेट की भी बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ वुमेन हु डाई इन चाइल्ड बर्थ पर 1000 लाइव बर्थ। तो भारत जैसे डेवलपिंग नेशंस में हाई रेट्स ऑफ इन्फेंट एंड मैटरनिटी रेशियो आर एन इंडिकेटर ऑफ द बैकवर्डनेस एंड पॉवर्टी लेवल फाउंड इन इंडिया। जितना डेवलपमेंट होगा there will be sharp fall in these rates as medical facilities and level of education, awareness and prosperity it increases. अब इसके अलावा एक और जो है वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है? It refers to the estimated number of years that an average person is expected to survive. जैसे जन्म लेने पे कितना साल वो जिएगा, करीब करीब ये जो
जीवन प्रत्याशा जिसको जो हम लोग बोलते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी. इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा ऑफ एज स्पेसिफिक डेथ रेट्स इन अ गिवन एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. मतलब एक सेंसस जब होता है तो जनरली जो है कितने एज में लोग की डेथ हो रही है ये काउंट किया जाता है और उस हिसाब से पिछले सेंसस के हिसाब से तुलना की जाती है. अब आ जाते हैं सेक्स रेशियो के बारे में. व्हाट इज सेक्स रेशियो? इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन अ गिवन एरिया एट अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड. अब यहां पे क्या है कि हिस्टोरिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड इट हैज बीन फाउंड दैट देयर आर स्लाइटली मोर फीमेल्स देन मेल्स इन मोस्ट कंट्रीज. मैक्सिमम कंट्रीज में फीमेल्स जो है वो मेल से ज्यादा होते हैं. इनफैक्ट दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट दैट स्लाइटली मोर मेल बेबीज आर बॉर्न देन फीमेल वंस. नेचर के हिसाब से हर 100 मेल पे 952 फीमेल बेबीज जन्म लेती हैं. लेकिन इसके बावजूद अगर जो सेक्स रेशियो है वो फेवर ऑफ फीमेल्स में है. दिस इज बिकॉज ऑफ 2 रीजन. पहला, गर्ल्स जो होती हैं, गर्ल बेबीज अपीयर टू हैव एन एडवांटेज ओवर बॉयज इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस टू डिजीज इन, जो भी छोटे होने पे इन्फेंट स्टेज पे जो टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस होता है तो वो गर्ल्स में ज्यादा होता है. एट द अदर हैंड ऑफ द लाइफ साइकिल, ऐसे ही जब जीवन प्रत्याशा के बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं तो जो वुमेन होती हैं वो जनरली आउटलिव मैन इन मोस्ट सोसाइटीज. मैन के मुकाबले वुमेन जो है वो ज्यादा जिंदा रहती हैं, उनकी जो जीवित है. द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 फैक्टर्स लीड टू अ सेक्स रेशियो ऑफ रफली 1050 फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन मोस्ट सोसाइटीज. लेकिन इन countries like China, South Korea and especially India, this phenomena has been linked to prevailing social norms that tend to value self preference and relative neglect of girl child. और इसका ये फर्क पड़ता है कि यहाँ पे इन कंट्रीज में जो सेक्स रेशियो है वो मेल्स के फेवर में है. अब इसके बाद आता है एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन. एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन इट रिफर्स टू द proportion of persons in different age group relative to total population. अब यहाँ पे एज स्ट्रक्चर जो है चेंज करता है इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी. जब पुअर मेडिकल फैसिलिटी होती हैं, डिजीज ज्यादा होते हैं और कई फैक्टर्स जो होते हैं जो कि रिलेटिवली शॉर्ट लाइफ स्पैन को बढ़ावा देते हैं और हाई इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स ऑल्सो होती हैं, तो ये सब जो है एज स्ट्रक्चर पे अपना इम्पैक्ट डेवलप करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं. अब डेवलपमेंट के साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव है, उसी के साथ साथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इंप्रूव करती है. तो इसके साथ द चेंज द एज स्ट्रक्चर, दिस चेंजेस द एज स्ट्रक्चर. रिलेटिवली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन आर फाउंड इन द यंगर एज ग्रुप एंड द लार्जर प्रोपोर्शन इन द ओल्डर एज ग्रुप. दिस इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज द एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन. मतलब जितना धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए पहले एवरेज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 40 साल थी, अब अगर 70 साल हो गई है तो जितना जितना बढ़ रहा है दैट इज कॉल्ड एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन. अब डिपेंडेंसी रेशियो क्या है? डिपेंडेंसी रेशियो जो है ये जनरली 2 लोगों के ऊपर पाया जाता है. एक जो कि काम करने के लिए बहुत छोटे हैं, जो कि 15 साल से नीचे के बच्चे हैं, और वो जो कि 64 साल से ऊपर की उम्र के हैं. मतलब जो वर्किंग एज जो है, वर्किंग पॉपुलेशन के उसमें नहीं आते हैं, हु आर डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर देयर लिविंग, फॉर देयर लाइवलीहुड. अब a rising dependency ratio is a cause of worry in countries that are facing aging population, since it becomes difficult for a relatively small proportion of working age groups to carry the burden of providing for a relatively large proportion of dependents. जितने ज्यादा ये जो एजिंग पॉपुलेशन होगी वहां पे ये प्रॉब्लम प्रोमिनेंट हो गई है. ऑन द अदर हैंड, अ फॉलिंग डिपेंडेंसी रेशियो कैन बी अ सोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ड्यू टू लार्ज proportion of workers relative to non-workers. अब इसी को डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं. कैसे? कि when a falling dependency ratio creates economic prosperity due to large proportion of workers relative to non-workers. क्योंकि अब जो ओल्ड ग्रुप्स हैं लोग वो तो बाहर हो गए,
तो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है जैसे कि भारत की मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो वर्किंग ग्रुप की है। तो ये जो है एक तरीके से भारत को सुविधा तो प्रोवाइड करता है, लेकिन लॉन्ग रन में ये चीज भारत के लिए दिक्कत पैदा करेगी। तो तत्कालीन में ये एक सहायता, एक भारत के लिए डिविडेंड के रूप में इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। सो फ्रेंड्स, टुडे वी विल एंड विद दिस एपिसोड। प्लीज डू स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट एपिसोड where we will discuss some other fascinating aspects of the demographic structure of Indian society. Thank you for being with us. Please like and subscribe our channel.